नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं वंदे भारत और मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा, भारत की बेटी। यूं लगता है कि देश में वोट का मजाक बना हुआ है। यूं लगता है कि हमारे वोट की कोई कीमत नहीं बची है। चुनाव से पहले नेता खूब बड़े बड़े वादे दावे करते हैं, लेकिन हकीकत में आपके और हमारे मुद्दे से इन नेताओं को कोई मतलब नहीं। मैं चाहूंगी मेरी टीम कुछ तस्वीरें आपको जरूर दिखाए और ये तस्वीरें जब आप देखेंगे तो इन्हें देखकर आती है तो बस शर्म। आखिर जहां पर आवाज जनता के मुद्दे की उठनी चाहिए, वहां पर खूब हंगामा बरपा है। जहां पर वादा किया गया था कि हमारे और आपकी समस्याओं पर चर्चा की जाएगी, वहां पर खून खराबा हो रहा है। आज का दिन राजनीति और सदन के इतिहास का काला दिन क्यों ना कहा जाए। आज के दिन सदन से जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो बेहद शर्मनाक है। दिल्ली के मेयर के चुनाव में आज सदन में जो कुछ भी देखने को मिला, वो बेहद दुखद है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। इन तस्वीरों को देखकर निकलती है तो बस उफ, निशब्द हूं मैं। ये तस्वीरें ना तो दिल्ली का सरोजनी नगर बाजार है, ना ही चांदनी चौक का इलाका। दिल्ली की सबसे ऊंची इमारत सिविक सेंटर के अंदर की तस्वीर ये आपके सामने है और आपकी ताकत की नुमाइश कर रहे ये सभी माननीय पार्षद हैं। पार्षदों ने जनता के वोट की इज्जत को कैसे तार-तार किया, ये देखिए। हमारे और आपके वोट की यही कीमत, यही इज्जत है। हमारे वोट का यही मूल्य है। फैसला इन तस्वीरों को देखकर करने के बाद आपको करना है। कोई मेज पर चढ़ा, किसी ने धक्के मारे, कोई गाली गलौज कर रहा, कोई हाथापाई में लगा है। कोई कर रहा उठा पटक, किसी को पड़ रहे लात घूंसे, तो कोई बरसा रहा लात घूंसे। तो क्या हमारे वोट की इतनी ही इज्जत है? हमारे और आपके वोट की यही कीमत है। देख ली आपने ये तस्वीरें। सवाल यही है कि क्या आपके और हमारे वोट की इतनी ही इज्जत है। ये तस्वीरें शर्मसार करने वाली हैं। लोकतंत्र के मंदिर से जो तस्वीरें आज आई, वो धब्बा है इन नेताओं पर जो ये वादा करके गए कि हम जाएंगे और आपकी आवाज बनेंगे। लेकिन हैरत होती है इन तस्वीरों को देखकर। बस यही कहा जा सकता है कि जहां पर जनता के मुद्दों का समाधान होना था, वहां पर अखाड़े का संग्राम जारी है।
ये तस्वीर उस लोकतंत्र के मंदिर की है जहां जनता के प्रतिनिधि जाते हैं। चुनाव जीतकर माननीय तो बन गए, लेकिन माननीय जैसा व्यवहार नजर नहीं आ रहा है। कोई कुर्सी से सिर फोड़ने पर आमादा है, कोई धक्का मुक्की घूसा लात चला रहा है। टेबल पर चढ़कर हंगामा हो रहा है, जमकर तोड़फोड़ की जा रही है। ये लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली तस्वीरें दिल्ली की हैं, जहां मेयर चुनाव के दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता मारपीट पर उतर आए। सुरक्षा कर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन माननीय टस से मस नहीं हो रहे थे। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों एक दूसरे पर हंगामा करने का आरोप लगा रहे हैं। सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण शुरू होना था। पीठासीन अधिकारी ने मनोनीत सदस्यों को जैसे ही शपथ दिलानी शुरू की, आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने विरोध शुरू कर दिया, जो बाद में हंगामे में तब्दील हो गया। जिन्हें हमने और आपने दिल्ली के मुद्दों के लिए चुना था, वो अपना मामला सुलझाने लगे। जिन्हें दिल्ली की जनता की आवाज बननी थी, वो सिविक सेंटर के अंदर शोर करने लगे। उस शोर में दब गई दिल्ली की आवाज, शोर में दब गए दिल्ली के मुद्दे। क्या इसीलिए चुनकर भेजे थे माननीय पार्षद? क्या यही है हमारी और आपकी वोट की इज्जत? ये जनता के नुमाइंदे जब लोकतंत्र के मंदिर में जाते हैं तो कई लोक लुभावन वादे आपसे करते हैं, लेकिन जब उन पर माननीय का तमगा लग जाता है तब शायद वो भूल जाते हैं कि हमारे और आपके मुद्दे, वो भूल जाते हैं कि आखिर उन्हें क्यों चुना गया है। एमसीडी में आम आदमी पार्टी के पास बहुमत का आंकड़ा है, बावजूद आपको क्रॉस वोटिंग का डर सताने लगा है। मुद्दा था कि जीत के बाद दिल्ली को साफ पानी देंगे। मुद्दा था कूड़े के तीनों पहाड़ खत्म करेंगे। कहा गया था कि लंदन, पेरिस और टोक्यो से एक्सपर्ट बुलाए जाएंगे। वादा था कि सड़कों पर स्ट्रीट लाइटें जलती मिलेंगी। निगम को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का भी वादा किया गया था। साथ ही पार्किंग की समस्या से मुक्ति दिलाने का भी वादा किया था हुजूर। टूटी सड़कें, स्कूल, लावारिस पशुओं से मुक्ति, न जाने कितने और क्या क्या वादे। इन वादों और दावों की बुनियाद पर लड़ी गई थी दिल्ली एमसीडी की लड़ाई, लेकिन हकीकत हंगामा है, धक्का मुक्की है, मारपीट है।
बहाने को लेकर आरोपों की बौछार है। एमसीडी चुनाव में बीजेपी की हार और आम आदमी पार्टी की जीत के बाद मौका था मेयर के चुनाव का, मगर उससे पहले ही हंगामा मच गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने हंगामा किया है। वहीं आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी के पार्षदों ने उनकी पार्टी के पार्षदों को पीटा है, उनका खून बहाया है। भारतीय जनता पार्टी खूनी खेल एमसीडी के सदन में कर रही है और इनके ऊपर जानलेवा हमला सदन के अंदर किया गया, जहां बीजेपी के 7 सांसद मौजूद हैं, सारे पार्षद मौजूद हैं और इस पूरे गंदे खेल में कांग्रेस का हाथ बीजेपी के साथ। यहां जितने 9 के 9 पार्षद चुन के आए हैं कांग्रेस पार्टी के, वो सब भारतीय जनता पार्टी की मदद में लग गए हैं वॉकआउट करके। इस घमासान के बीच बीजेपी के सांसद मौजूद थे। बीजेपी ने इसे आम आदमी पार्टी की हताशा बताया। मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी को गुंडों की पार्टी कह डाला। इनके पास ब्लेड जैसे धारदार हथियार थे। इन लोगों के पास कुछ शीशे का भी कुछ ऐसा चीज था जिससे वो बीजेपी के पार्षदों को इन्होंने मारा है। कई लोगों के मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था कई लोग शराब पी करके आए हैं। उनका इंटेंशन क्लियर था कि आज यहां पे हमें बवाल ही करना है। कुर्सियां उठा उठा कर फेंकने लगे। तो ऐसी स्थिति में जो उनका मूल स्वरूप अब तक आम आदमी पार्टी का है कि गुंडों की पार्टी है, वो आज फिर से सदन में दिखा और सदन बहुत ही शर्मसार हुआ है। अरविंद केजरीवाल को मेयर के चुनाव से डर क्यों लग रहा है? सिंपल सी बात है, इसमें जो लिखा था इसके 1, 2, 3 पे मेयर का चुनाव, महापौर का चुनाव था। उससे डर के आप क्यों भाग रहे हैं? सवाल ये है, आखिर ये हंगामा क्यों खड़ा हुआ? आम आदमी पार्टी ने 3 बड़े आरोप लगाए। पहला, पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति अवैध। दूसरा, अवैध रूप से पहले मनोनीत सदस्यों की शपथ। निर्वाचित सदस्यों की शपथ पहले नहीं कराई गई। इस तरीके से आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने यहाँ पे गुंडागर्दी मचाई और हाउस को नहीं चलने दिया, शपथ ग्रहण समारोह नहीं चलने दिया। उसके बाद में मेयर का इलेक्शन था। दिल्ली की जनता मेयर चाहती है, मगर आज जो भी हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आम आदमी पार्टी को ये लगता है कि उनका मेयर नहीं बनेगा, उनको अपने पार्षदों पर ही भरोसा नहीं है। इन बातों का विरोध करते हुए आपके पार्षदों ने पीठासीन अधिकारी के आसन को घेर लिया। इस दौरान बीजेपी के पार्षदों से उनकी झड़प हो गई। बीजेपी ने दावा किया कि आप अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नहीं हैं, इस वजह से उसने हंगामा किया। बहुमत न होने के बाद भी बीजेपी ने आपकी शैली ओबरॉय के मुकाबले में रेखा गुप्ता को मेयर का उम्मीदवार बना दिया, क्योंकि इस चुनाव में व्हिप लागू नहीं होता और इसीलिए क्रॉस वोटिंग का खतरा होता है। आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले बीजेपी पार्षद सत्या शर्मा को पीठासीन अधिकारी बनाने का विरोध किया था और जब सदन की कार्रवाई शुरू होते ही मनोनीत सदस्यों को शपथ दिलाई जाने लगी तो हंगामा खड़ा कर दिया गया। तो ये चुनाव रोचक हो चला और ऐसा इसीलिए क्योंकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही पार्टीज की तरफ से मेयर और डिप्टी मेयर के उम्मीदवार उतार दिए गए। अंक गणित भले ही आम आदमी पार्टी के पक्ष में हो, लेकिन बीजेपी को इस बात की उम्मीद है कि दिल्ली में चंडीगढ़ दोहराया जा सकता है। कैसे? क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास एमसीडी के सदन में बहुमत है, ये तो तय है, लेकिन बीजेपी ने अपना मेयर उम्मीदवार के तौर पर उतार दिया है और 14 नामित विधायकों में से 13 आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। एलजी ने 10 पार्षद को नॉमिनेट किया, 10 सांसदों को भी वोटिंग का अधिकार मिलता है। 7 सांसद बीजेपी के और 3 आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद। 274 चुने हुए नुमाइंदों को वोटिंग का अधिकार है और 150 की संख्या आम आदमी पार्टी के पास पहले से ही है। भारतीय जनता पार्टी के पास महज 113 वोट है। भारतीय जनता पार्टी नंबर गेम में पीछे नजर आती है, लेकिन इसमें एक पेच है। एमसीडी में दल बदल कानून लागू नहीं होता है, ना ही इसमें कोई व्हिप काम करता है और इसीलिए शायद इस बात की उम्मीद बीजेपी को है कि अब भी कुछ खेल किया जा सकता है और ये आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है। अगली खबर का रुख करेंगे, बात अंजलि की करेंगे। अंजलि की मौत मिस्ट्री रोज सुलझने की बजाय उलझती जा रही है। रोज नए नए किरदार की एंट्री हो रही है, नए नए वीडियो सामने आ रहे हैं।
सवालों के घेरे में है निधि, जो अंजलि को अपना दोस्त बताती है, क्योंकि हादसे के वक्त एकमात्र गवाह वही है जिससे पुलिस आज उसके घर पहुंची, पूछताछ की और उसके बाद उसको हिरासत में ले लिया गया। अंजलि मौत मामले में रोज नए नए किरदार, रोज नई नई पहेली और रोज नए नए वीडियो सामने आ रहे हैं। इसी के साथ रोज नई कहानी भी सामने आ रही है। दिल्ली की जिस तस्वीर ने पूरे देश को हिला दिया, जिस अंजलि की मौत ने पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए, उस दोस्त को अकेला छोड़ निधि आखिर क्यों भाग गई? आखिर 2 दिन तक निधि सामने क्यों नहीं आई? अंजलि की दोस्त निधि की भूमिका शक के घेरे में है, लिहाजा दिल्ली पुलिस पूछताछ के लिए निधि को अपने साथ ले गई। पुलिस का कहना है कि ये रूटीन पूछताछ है, लेकिन निधि उस घटना की पहली चश्मदीद है, इसीलिए ये पूछताछ बेहद अहम है। दिल्ली पुलिस को भी निधि की भूमिका पर शक है, जिसका जिक्र पुलिस पहले भी कर चुकी है। निधि रोज अपने बयान बदल रही है। सवाल ये है कि आखिर हादसा होने के बाद निधि पुलिस को फोन नहीं कर घर क्यों भाग गई? अंजलि नशे में नहीं थी तो फिर निधि ने नशे में होने की कहानी क्यों गढ़ी? 3 बजे बताया साहब जी। क्या क्या बताया? बस यही बताया था एक्सीडेंट हो गया। कैसे हुआ एक्सीडेंट माता जी? कैसे होया? स्कूटरी से होया। बता रहे थे कि आई विटनेस ने बताया कि वो सामने से कार आ रही थी और सामने से स्कूटी का आमने तो उसके बाद फिर ऐसे ही बताया था जैसे आप बोल रहे हो। माता जी उसमें बताया जा रहा है कि गाड़ी के नीचे आई, तो आपको क्या लगता है कैसे आई वो? गाड़ी के नीचे आई ना, गिर गई वो लड़की। फिर गिर के वो उनने फिर टक्कर मार दी उनने। निधि सारी बात गलत कर रही है। नाम निधि को जानते, अगर निधि उसकी फ्रेंड भी है तो मेरे बेटे को अकेले कैसे क्यों छोड़ के आ गई? कोई फ्रेंड ऐसी होती हैं जो अकेले छोड़ी आई? और एक्सीडेंट नू कहती है मैं दोनों का एक साथ हुआ है, तो मेरी बेटी गई भगवान के पास और तू बच गई। 2 बच्चों का एक साथ एक्सीडेंट होएगा एक गाड़ी से, तो एक बच्चा मर जाएगा और एक जिंदा रह जाएगा जो उसके खरोच भी नहीं आई। सब सोची समझी साजिश है। निधि भी चाहे इन्वॉल्व हो सकती है, उसके लिए पूरी तरीके से जांच करी जाए और वो 5 लड़कों को सजा दी जाए। इस बीच एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें निधि और अंजलि दिखाई दे रहे हैं। निधि ने लाल टी शर्ट पहनी हुई है तो अंजलि पिंक टी शर्ट पहनी है। पहले अंजलि अपने घर से निकलती है और स्कूटी तक पहुंचती है। थोड़ी देर बाद निधि आती है और अंजलि स्कूटी स्टार्ट करती है। फिर निधि पीछे बैठ जाती है, जिसके बाद दोनों वहां से निकल जाते हैं। लेकिन एक्सीडेंट के बाद निधि ही अकेले लौटती है। अंजलि डेथ केस में निधि एक बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने 6ठे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 6ठे आरोपी आशुतोष पर आरोप है कि उसी ने गाड़ी अमित को दी थी, लेकिन वो इस बात को छिपा रहा था। अंजलि की मौत के वक्त गाड़ी अमित ही चला रहा था। बताया जा रहा है कि अमित के पास लाइसेंस नहीं था, जिसकी वजह से गुमराह करने की कोशिश की जा रही थी। वहीं 7वें आरोपी अंकुश ने भी सरेंडर कर दिया। पुलिस हर कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रही है ताकि अंजलि की मौत का सच सामने आए। मैं जोशी मठ बोल रहा हूं और इसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल जोशी मठ खुद अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। जोशी मठ दरक रहा है, मकान टूट रहे हैं, घरों में पानी है। जोशी मठ खुद कह रहा है कि अगर तुरंत कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया तो बहुत देर हो जाएगी। मेरे घर की दीवारों में दरार है, घर जाने वाली सड़कें फटी हुई हैं। मैं अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं जोशी मठ बोल रहा हूं। अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे जोशीमठ की इन तस्वीरों को जिसने भी देखा हैरान रह गया। इन तस्वीरों में डर है, दहशत है, लोगों में खौफ है। कहीं ये रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात न बन जाए। इन तस्वीरों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये शहर खत्म होने जा रहा है? क्या कुदरत से खिलवाड़ का खामियाजा जोशीमठ को चुकाना पड़ेगा? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए सीएम धामी ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। यहाँ कई जगह से जमीन के अंदर से मटमैले पानी का लगातार रिसाव तेज हो रहा है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कॉलोनी की दीवारों को फाड़कर पानी का बहाव बढ़ता जा रहा है। लोगों ने अपने अस्तित्व को बचाने की गुहार लगाने के लिए आंदोलन किया।
कैंडल मार्च निकाला। शहर के 9 वार्ड में करीब 570 मकानों पर धंसने का संकट बढ़ गया। जोशीमठ समुद्र तल से करीब 6000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है, लेकिन मौजूदा संकट सरकार के लिए बड़े खतरे की आहट लेकर आया है। अयोध्या का टिकट कटा लो। जी हां, आपने सही सुना। अयोध्या में रामलला का मंदिर बनकर तैयार होने की तारीख का पता चल चुका है। उसके साथ ही यह भी पता चल चुका है कि कब से रामलला के दर्शन होंगे। और सब रूम वालों, आप भी टिकट करा लो। भगवान राम के भक्तों की सबसे बड़ी मुराद पूरी होने वाली है। भक्त रामलला के दर्शन कब से कर पाएंगे, इसका पता चल गया है। तो अब आप भी रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या का टिकट कटा लीजिए। गृह मंत्री अमित शाह त्रिपुरा के दौरे पर थे, जहां वो जन विश्वास यात्रा की सभा को संबोधित कर रहे थे। इसी सभा में केंद्रीय गृह मंत्री ने राम मंदिर निर्माण पूरा होने की तारीख का ऐलान किया। और सब रूम वालों, आप भी टिकट करा लो। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। अमित शाह ने कहा कि 1 जनवरी 2024 को मंदिर तैयार हो जाएगा, बस आप अयोध्या का टिकट कटा लीजिए। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का काम तेजी से हो रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि राम मंदिर का निर्माण पहले से चल रहे टाइमलाइन के अनुसार हो रहा है और इस साल के आखिर तक यानी दिसंबर 2023 में प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है। रामलला की प्रतिमा आसमानी और ग्रे कलर के पत्थरों से तैयार होगी, जो देखने में काफी खूबसूरत होगी। अगले साल मकर संक्रांति से होंगे रामलला के दर्शन। दिसंबर 2023 तक मंदिर का पहला फेज बनकर होगा तैयार। दिसंबर 2023 में ही भगवान की मूर्ति की हो सकती है प्राण प्रतिष्ठा। 2024 की मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी से शुरू होंगे दर्शन। भगवान राम के बालक स्वरूप की होगी मूर्ति। मूर्ति आसमानी और ग्रे कलर के पत्थरों से होगी तैयार। भगवान राम की मूर्ति की ऊंचाई 8.5 फीट होगी। भक्तों को 30 से 35 फीट की दूरी से होंगे भगवान के दर्शन। मूर्ति की स्थापना ऐसी जगह होगी जहां पर सूर्य की किरण से होगा अभिषेक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी थी, जिसके बाद से अनुमान लगाया जा रहा था कि रामलला के दर्शन 2024 में होंगे। दिवाली के मौके पर पीएम मोदी 23 अक्टूबर 2022 को अयोध्या पहुंचे थे। इस दौरान पीएम ने मंदिर निर्माण का जायजा लिया था और उसके बाद दीपोत्सव में शामिल हुए थे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार अयोध्या में हो रहे राम मंदिर निर्माण पर नजर रखते हैं। हर साल दीपावली के मौके पर भव्य दीपोत्सव का आयोजन कराते हैं। पीएम मोदी और सीएम योगी की निगरानी में भव्य राम मंदिर का निर्माण 2023 के आखिर तक हो जाएगा, जिसका ऐलान अमित शाह ये कहते हुए कर चुके हैं कि अयोध्या का टिकट कटा लो। तो अयोध्या में राम मंदिर का करीब 55% काम पूरा हो चुका है। निर्माण कार्य में आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिक लगे हैं। मंदिर में करीब 17,000 ग्रेनाइट पत्थर लग रहे हैं, जो कि कर्नाटक से लाए गए हैं। मंदिर को इस तरीके से बनाया जा रहा है जो 1000 साल से भी ज्यादा वक्त तक सुरक्षित रहेगा। मंदिर का 3 चरण में निर्माण होगा, तो आपको हर चरण के बारे में तफसील से बता देते हैं कि किसमें कितना और क्या निर्माण होना है और कैसे तैयार होगा राम मंदिर, जिसमें सबसे पहले राम मंदिर के पहले चरण की हम बात करेंगे। दिसंबर 2023 तक पहला फ्लोर बनकर तैयार होगा। साथ ही गर्भगृह के साथ 5 मंडप इसमें तैयार किए जाएंगे। भगवान राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होगी। भगवान के बाल स्वरूप की भी प्रतिमा लगाई जाएगी। 2024 में मकर संक्रांति से शुरू होंगे रामलला के दर्शन। हर दिन 10 घंटे में करीब 2.5 लाख श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। और आइए अब बात राम मंदिर के निर्माण के दूसरे चरण की करते हैं। दिसंबर 2024 तक बनकर ये तैयार हो जाएगा। मंदिर का दूसरा और तीसरा फ्लोर बनकर तैयार होगा। मंदिर के कलात्मक काम को छोड़कर सभी काम इस डेडलाइन तक पूरे हो जाएंगे। दूसरे फ्लोर पर भगवान राम का दरबार होगा। मां जानकी और तीनों अनुज और हनुमान जी भी विराजमान होंगे। और तीसरे फ्लोर पर श्रद्धालु नहीं जा सकेंगे। मंदिर का शिखर 161 फीट ऊंचा होगा। ऐसे पूरा होगा राम मंदिर का दूसरा चरण।
अब राम मंदिर के तीसरे चरण की बात करेंगे। मंदिर का तीसरा चरण दिसंबर 2025 तक बनकर तैयार होगा। यह आखिरी फेज होगा और इसमें मंदिर की फाइनल शेप पूरी तरीके से आकार ले लेगी। 71 एकड़ में बन रहे राम मंदिर का पूरा काम इसमें पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसको लेकर तैयारी लगातार हो रही है। और इसी बीच में ट्रस्ट की तरफ से इसकी खूबसूरत तस्वीरें भी जारी की जाती रही हैं, जो कि राम भक्तों के लिए एक प्रसन्न चित्त करने वाला अनुभव है। अगली खबर का रुख करेंगे और अब बात घाटी की करेंगे, क्योंकि घाटी में अशांति फैलाने वाले आतंकियों और इसके साथ ही उनके आकाओं पर मानो शामत आ गई है। जो आतंकी लगातार टारगेट किलिंग कर घाटी में दहशत फैलाते थे, अब उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है। गृह मंत्रालय ने लश्कर के प्रॉक्सी संगठन यानी कि टीआरएफ पर बैन लगा दिया है। सरकार का ऐलान साफ है कि आतंकी या तो घाटी छोड़ दें या फिर दुनिया, फैसला उनको करना है। कश्मीर में आतंक का खात्मा करने के लिए केंद्र सरकार ने फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया। इसी कड़ी में लगातार आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाया जा रहा है और घाटी में सीआरपीएफ के 2000 जवान तैनात होने जा रहे हैं। वहीं अब केंद्र सरकार ने लश्कर-ए-तैयबा के प्रॉक्सी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित कर बैन भी लगा दिया। ये संगठन जम्मू कश्मीर में कई टारगेट किलिंग में शामिल रहा। गृह मंत्रालय की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर बैन का ऐलान हुआ। गृह मंत्रालय ने टीआरएफ के कमांडर शेख सज्जाद गुल और लश्कर कमांडर मोहम्मद अमीन उर्फ अबू खुबैब को आतंकी घोषित किया। दोनों पर यह कार्रवाई यूएपीए के तहत हुई। इससे पहले सरकार ने सितंबर 2022 में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर 5 साल के लिए बैन कर दिया था। इन सभी के खिलाफ टेरर लिंक के सबूत मिले थे। सरकार ने टीआरएफ को बैन किया है, जो एलईटी की एक प्रॉक्सी है और एलईटी का एक एक्सटेंशन है। उन्हें इस बैन के पीछे मकसद है क्योंकि ये बहुत बड़े पैमाने पर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इंडल्ज कर रहे थे और जो देश की सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी के लिए हानिकारक था। गृह मंत्रालय ने बताया कि टीआरएफ आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने और आतंकियों की भर्ती, आतंकियों की घुसपैठ और पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए युवाओं की भर्ती करा रहा है। टीआरएफ साल 2019 में अस्तित्व में आया था। इस पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए जम्मू कश्मीर के युवाओं को भारत सरकार के खिलाफ उकसाने का आरोप है। वहीं लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर मोहम्मद अमीन उर्फ अबू खुबैब को आतंकवादी घोषित किया गया। वहीं जम्मू कश्मीर का ये रहने वाला है। फिलहाल वो पाकिस्तान में है। खुबैब लश्कर-ए-तैयबा के लॉन्चिंग कमांडर के रूप में काम कर रहा है। उसका पाकिस्तान की एजेंसीज के साथ भी कनेक्शन है। नए साल की शुरुआत में ही घाटी में टारगेट किलिंग की वारदात सामने आई। हमने कल के अपने वंदे भारत शो में इसका जिक्र भी किया था कि घाटी में इन दिनों लगातार गैर कश्मीरी और हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। 1 जनवरी को भी जो वारदात हुई उसमें भी पहले आतंकियों ने आधार कार्ड देखा यानी कि आइडेंटिटी चेक की और उसके बाद गोलियां चला दी। लेकिन अब गृह मंत्रालय सीआरपीएफ की तैनाती के साथ टीआरएफ पर बैन लगाने का ऐलान कर चुका है। लेकिन टीआरएफ यानी कि द रेजिस्टेंस फ्रंट आखिर है क्या, आपको ये भी समझा देते हैं। टीआरएफ आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने का काम करता है, आतंकवादियों की भर्ती का काम करता है, आतंकवादियों की घुसपैठ और पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए युवाओं की भर्ती कर रहा है। टीआरएफ साल 2019 में अस्तित्व में आया था। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद टीआरएफ की गतिविधियां बढ़ती हुई देखने को मिली। सीमा पार से आईएसआई हैंडलर्स ने ही लश्कर-ए-तैयबा की मदद से द रेजिस्टेंस फोर्स को खड़ा किया। यहाँ पर एक रोचक तथ्य ये है कि 1990 में जब जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी कि जेकेएलएफ के गठन के बाद ये पहली बार है जब किसी मिलिटेंट संगठन को गैर इस्लामिक नाम दिया गया था। इस पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए जम्मू कश्मीर के युवाओं को भारत सरकार के खिलाफ उकसाने का भी आरोप है। सुरक्षा बलों का मानना यह है कि वजूद में आने के बाद इस आतंकी संगठन ने सबसे ज्यादा टारगेट किलिंग की वारदातों को अंजाम दिया। इसने सबसे ज्यादा पुलिस अफसरों और नेताओं को अपना निशाना बनाया, तो दूसरी तरफ बीजेपी कार्यकर्ताओं, लोकल बॉडी से जुड़े लोगों की हत्या भी
टीआरएफ ने की है। लेकिन द रेजिस्टेंस फोर्स और इसका मकसद क्या है, यह भी आप समझिए। दरअसल मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, बहुत साफ, घाटी में अशांति फैलाना, घाटी में आतंक को बढ़ावा देना। ऐसी घटनाओं के जरिए खौफ का माहौल बनाने की कोशिश और ये संदेश कि घाटी में अभी आतंक खत्म नहीं हुआ है। नए नाम से संगठन खड़ा करने का मकसद ये है कि इंटरनेशनल मीडिया में संदेश जाए कि धारा 370 हटाए जाने से नाराज हुए आम युवा कश्मीरियों ने नए सिरे से मिलिटेंसी शुरू कर दी है। इस नए संगठन की गतिविधि से पाकिस्तान का भी फायदा होगा। पाकिस्तान आतंकी संगठनों की फंडिंग की वजह से पहले से ही ग्लोबल लेवल पर आलोचना का शिकार हो रहा है और इसीलिए नए आतंकी संगठन की गतिविधि बढ़ने से पाकिस्तान का नाम भी नहीं आएगा और पाकिस्तान बैकडोर से घाटी में अशांति फैलाता रहेगा। अगली खबर, गुजरात में अब राजकोट शहर के बाहरी इलाके में बनाए जा रहे एक बांध का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दिवंगत मां हीराबेन के नाम पर रखा गया है। हीराबा को श्रद्धांजलि के तौर पर यह नाम रखा गया। यह बांध उनकी याद में बनाया जा रहा है, जिससे लोगों को प्रेरणा मिलती रहे। तुम्हीं से मिली है मुझको पहचान इस दुनिया में, अपनी बुनियाद में हमने तुम्हारे नाम पर पत्थर लगा दिया। माँ एक ऐसा लफ्ज जिसमें पूरी कायनात समाई है। इस लफ्ज में घुली मोहब्बत का कोई बदल नहीं है। बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, कितने भी बड़े ओहदे पर पहुंच जाएं, लेकिन माँ के आंचल में जो सुकून है वो दुनिया में कहीं नहीं है। प्रधानमंत्री और उनकी माँ की मोहब्बत दुनिया के लिए मिसाल है। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी नरेंद्र मोदी एक बच्चे की तरह अपनी माँ के पास जाते थे, उनके पांव धोते थे, उनकी खिदमत करते थे और पीएम मोदी की माँ भी बच्चे की तरह अपने बेटे का रुमाल से मुंह पोंछती थी। वैसे तो माँ का कर्ज सारी दुनिया मिलकर भी अदा नहीं कर सकती, क्योंकि एक एक सांस पर उनका एहसान है, जिस्म के जर्रे जर्रे पर उनका एहसान है। लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जैसा एक साहसी, बहादुर, निडर, देशभक्त और ईमानदार बेटा देने के लिए देश ने रिश्तों को जोड़ने वाली उस माँ का नाम गुजरात के बांध पर लिख दिया। गुजरात में राजकोट शहर के बाहरी इलाके में बनाए जा रहे एक छोटे बांध का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां हीराबेन के नाम पर रखा गया है। गिर गंगा परिवार ट्रस्ट के अध्यक्ष दिलीप साखिया ने कहा कि राजकोट कालाबाड़ रोड पर वगुदात गांव के पास न्यारी नदी पर ट्रस्ट 15 लाख रुपए की लागत से छोटा बांध बना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता श्री को श्रद्धांजलि देने के लिए इस बांध का नाम हीराबा स्मृति सरोवर रखा है। 400 फीट ऊंचे और 150 फीट चौड़े इस बांध की खासियत बिल्कुल एक माँ की तरह ही है। जैसे माँ अपने बच्चे को कभी भूखा नहीं रखती, वैसे ही इस बांध में भी एक बार पानी भरने के बाद ये 9 महीने तक नहीं सूखेगा। इसमें करीब 2.5 करोड़ लीटर पानी के भंडारण की क्षमता है, जिससे खेतों में फसल लहलहाएंगी, किसानों के मवेशियों को पानी मिलेगा। 30 दिसंबर को अहमदाबाद के एक अस्पताल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताश्री ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था, लेकिन पीएम मोदी की माताश्री हमेशा मुल्क के दिल की धड़कनों में रहेंगी। जब जब माओ की मोहब्बत का जिक्र चलेगा, हीराबा और नरेंद्र की मोहब्बत को याद किया जाएगा। और अब बात करते हैं मुंबई पुलिस कमिश्नर के उस केबिन की जिसे अशुभ माना जा रहा है। 4 सीपी जिनके लिए ये केबिन लकी नहीं रहा, इनमें जो भी बैठा वो या तो जेल गया या फिर उसका ट्रांसफर हुआ। ये रिपोर्ट आप देखिए। मुंबई पुलिस का अशुभ केबिन, 4 सीपी ट्रांसफर या गए जेल। मुंबई पुलिस कमिश्नर के नए केबिन को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। चर्चा किसी और चीज की नहीं, चर्चा है कि ये केबिन पनौती है। मुंबई की क्रॉफर्ड मार्केट में पुलिस मुख्यालय है। इसी की पुरानी बिल्डिंग में मुंबई पुलिस कमिश्नर का केबिन है। पहले ये केबिन फर्स्ट फ्लोर पर हुआ करता था, लेकिन अब ये दूसरे फ्लोर पर है। जब से पुलिस कमिश्नर का केबिन दूसरे फ्लोर पर गया है, तब से अब तक ये 4 पुलिस कमिश्नर के लिए अशुभ साबित हुआ। या तो ट्रांसफर हुआ है या फिर जेल गए।
2020 में पुलिस कमिश्नर बनने के बाद परमबीर सिंह ने दूसरी मंजिल पर मीटिंग लेनी शुरू की थी, जो उनके लिए पनौती ही साबित हुआ, क्योंकि परमबीर सिंह का कार्यकाल तो कितना विवादित रहा, ये तो बताने की भी जरूरत नहीं है। परमबीर सिंह को उनके पद से हटा दिया गया, फिर होमगार्ड में ट्रांसफर कर दिया गया। परमबीर सिंह 100 करोड़ की रिश्वत के साथ ही कई मामलों में फंसे हैं। उनके खिलाफ सीबीआई की जांच चल रही है। परमबीर सिंह के बाद हेमंत नगराले को पुलिस कमिश्नर बनाया गया। नगराले पहले पहली मंजिल पर ही बैठे थे, लेकिन 2022 में मकर संक्रांति के दिन दूसरी मंजिला वाले केबिन की पूजा कराई। उसी के 1 महीने बाद हेमंत नगराले का भी ट्रांसफर हो गया। हेमंत नगराले के बाद जो पुलिस कमिश्नर बने, उन्हें तो जेल तक जाना पड़ा। हेमंत नगराले के बाद संजय पांडे पुलिस कमिश्नर बने, तो वो कुछ दिनों तक पहली मंजिल पर बैठे, लेकिन बाद में नियमित रूप से दूसरे फ्लोर वाली केबिन में बैठने लगे। इसी केबिन में उन्होंने मीडिया को भी बुलाया था। 30 जून 2022 को संजय पांडे रिटायर हुए, लेकिन उसी के 1 हफ्ते बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। बाद में सीबीआई ने भी अलग केस में गिरफ्तार किया। उसके बाद पुलिस कमिश्नर बने विवेक फंसलकर। इनका तो कार्यकाल चल ही रहा है, लेकिन अब देवेन भारती को स्पेशल सीपी मुंबई बनाकर लाया गया, जिसके बाद मुंबई पुलिस कमिश्नर दफ्तर में कानाफूसी चल रही है कि विवेक फंसालकर के अधिकारों को कम करने और देवेन भारती के स्पेशल सीपी बनने में 2nd फ्लोर केबिन का बड़ा योगदान है। 4 पुलिस कमिश्नर के साथ जो हुआ, उसे देखने के बाद तो ये चर्चा है कि दूसरी मंजिल वाला ये केबिन पुलिस कमिश्नर के लिए अशुभ है। भारत अब आत्मनिर्भर बन रहा है। लोग नौकरी के बजाय अपना स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। एमबीए चाय वाले को आपने जरूर सुना होगा। उसके बाद अब आत्मनिर्भर चाय वाली सुर्खियां में। अयोध्या की लड़कियों ने नौकरी के ऑफर को ठुकराकर और चाय बेचने की राह को चुन लिया। पहले एमबीए चाय वाला और अब अयोध्या की आत्मनिर्भर चाय वाली। आत्मनिर्भर बनने के लिए लड़कियां अब चाय बेचने के कारोबार में उतर चुकी हैं। अयोध्या के सिविल लाइन इलाके में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही किरण चावला और उनकी चचेरी बहन ने चाय की दुकान खोली है, जिसका नाम आत्मनिर्भर चाय वाली रखा है। ऐसा नहीं कि इन्हें नौकरी का ऑफर नहीं मिला, लेकिन इन्होंने नौकरी न करने के बजाय अपना खुद का बिजनेस शुरू करने की ठानी और खड़ा कर दिया अपना ब्रांड नेम आत्मनिर्भर चाय वाली। किरण को नौकरी का ऑफर मिला था, लेकिन पैसे कम मिलने के कारण खुद का काम करना तय किया। अयोध्या के रामनगर की रहने वाली किरण और उसकी चचेरी बहन साकेत महाविद्यालय से ग्रेजुएशन कर रही है। अभी और पढ़ना चाहती है, जिसमें आर्थिक कारण बाधा बने तो इन्होंने अपनी चाय की दुकान खोलने का फैसला लिया। लड़कियां भी जॉब अब कर रही हैं, तो मैंने कुछ सोचा अलग करने के लिए। मैं भी चाय बनाना चाहती थी और जॉब मैं करती थी, इसमें इतना इश्यूज आ गए, तो मैंने सोचा मैं खुद का बिजनेस करूं, खुद ना आत्मनिर्भर बनूं। और मोदी जी वैसे भी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनना जरूरी है। किरण ने बताया कि उनके माता और पिता भी कॉस्मेटिक की दुकान पर काम करते हैं। उनकी दिक्कतों को देखा, इसलिए खुद की कमाई का फैसला किया। पीएम मोदी जिस तरह आत्मनिर्भर भारत की मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, वैसे ही छोटे शहर के युवा भी नौकरी की बजाय आत्मनिर्भर बनने का सपना देख रहे हैं, जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग करेगा। बात रूस यूक्रेन युद्ध की है, जिसे 10 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, जिसमें पहली बार ऐसा वक्त आया कि जब रूस ने अपनी तरह से फुल सीजफायर का ऐलान किया। इसके पीछे की वजह 7 जनवरी यानी कि कल मनाए जाने वाले ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस को बताया जा रहा है, लेकिन यूक्रेन ने इसे पुतिन की चाल करार दे दिया। 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, जिसके बाद अब पहली बार रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने फुल सीजफायर का ऐलान किया। आज और कल यूक्रेन पर रूस हमले नहीं करेगा। यह फैसला पुतिन ने 76 साल की ईसाई धर्मगुरु पैट्रियार्क किरिल की अपील के बाद लिया है। रूस के सीजफायर करने के पीछे की वजह 7 जनवरी को मनाए जाने वाले ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस को बताया जा रहा है। रूस और यूक्रेन दोनों ही देश ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस मनाते हैं। ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस और कैथोलिक चर्च में बुनियादी तौर पर कुछ फर्क है। यही वजह है कि जब दुनिया भर में कैथोलिक चर्च दिसंबर में क्रिसमस वीक सेलिब्रेट करते हैं, तो ऑर्थोडॉक्स चर्च इससे दूर रहते हैं और वो 7 जनवरी को क्रिसमस मनाते हैं। इनका कैलेंडर भी अलग होता है। कैथोलिक चर्च के प्रमुख को पोप कहते हैं, उसी तरह ऑर्थोडॉक्स चर्च के प्रमुख को पैट्रियार्क कहते हैं। रूस और यूरोप के अलावा ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस ग्रीस, इथियोपिया और इजिप्ट में भी मनाया जाता है।
रूस ने भले ही पहल करते हुए फुल सीज फायर का ऐलान किया, लेकिन इसे यूक्रेन रूस का प्रोपेगेंडा और दोगलापन बताया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के सलाहकार माइखेलो पोडोलिक ने ट्वीट कर कहा कि रूस को कब्जे वाले क्षेत्र को छोड़ना होगा, तभी अस्थायी युद्ध विराम होगा। माइखेलो पोडोलिक ने दावा किया कि सीज फायर पुतिन की एक चाल है। रूस किसी भी तरीके से लड़ाई की तीव्रता और अपने लॉजिस्टिक केंद्रों पर हो रहे हमलों को कम करना चाहता है, जिससे उसे दोबारा संगठित होने और मजबूत होने के लिए समय मिल सके। राजस्थान में भ्रष्टाचारियों का चेहरा और नाम छिपाने वाले एंटी करप्शन ब्यूरो के आदेश को वापस ले लिया गया। दरअसल एसीबी के डीजी हेमंत प्रियदर्शी ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को आधार बनाकर एक आदेश जारी किया था, जिसके बाद ये बात निकलकर सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी ऐसा कोई आदेश दिया ही नहीं था। इस पूरे मामले को लेकर खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि आदेश रिजेक्ट होने वाला ही था। मैं खुद इस आदेश से सहमत नहीं हूं। सरकार इस तरह के ऑर्डर के साथ नहीं है। विवादित आदेश में यह लिखा हुआ है कि आरोप सिद्ध नहीं होने तक नाम सार्वजनिक ना करें। आरोपी की सुरक्षा की जिम्मेदारी ट्रैप करने वाले अधिकारी की है। आपको यह भी बता देते हैं कि आखिर क्यों इस तरह के आदेश की कोई जरूरत ही नहीं थी। दरअसल शिकायत वेरीफाई होने के बाद ही ट्रैप की कार्रवाई होती है। एसीबी ट्रैप की कार्रवाई से पहले पूरी तैयारी करती है। शिकायत मिलने के बाद उसे हर तरह से वेरीफाई किया जाता है। संबंधित अधिकारी से इजाजत लेकर आरोपी की फोन टैपिंग की जाती है और उसे बाद में सबूत के तौर पर कार्रवाई में शामिल तक किया जाता है। पुख्ता होने के बाद ही एसीबी किसी व्यक्ति को रिश्वत के तौर पर नोट पहुंचाकर ट्रैप करती है। जब ट्रैप होता है तो वही नोट बरामद किए जाते हैं। यह रिश्वत भी दूसरी किश्त की होती है, यानी कि घूसखोर पहली किश्त तो ले चुका होता है। आरोप तो यही प्रमाणित हो जाते हैं। इस पूरी कार्रवाई में एसीबी अपने 2 गवाह जो अन्य विभाग के सरकारी कर्मचारी होते हैं को भी तैयार किए जाते हैं और इसके बाद एफआईआर दर्ज होती है। रिश्वत लेने पर गिरफ्तारी का आधार यही ग्राउंड होता है। मतलब कानून के मुताबिक किसी भी लोक सेवक के खिलाफ लगे रिश्वत के आरोपों का वेरिफिकेशन होने के बाद ही एफआईआर रजिस्टर की जाती है। एसीबी ट्रैप तभी करती है जब उसके पास पक्के सबूत होते हैं। इसी खबर के साथ वंदे भारत में फिलहाल इतना ही।